गुड आफ्टरनून, टेक ए सीट। इंग्लिश का क्लास है, कोई लिटरेचर का बुक वगैरह नहीं पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश का क्लास है, आप लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। कैसे आप लोग इंग्लिश बोल पाइएगा, लिख पाइएगा। दो चीजें होती हैं, आप लोग इंग्लिश लिखते हैं, साथ साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा इंग्लिश परफेक्टली लिख देना या परफेक्टली बोल देना? प्रैक्टिस से होगा। एक दिन का एक सेशन का चीज नहीं है कि एक सेशन में कोई, जैसे कहने के लिए कह दिया जाता है कि आइए 30 दिन में इंग्लिश सीखिए, 25 दिन में इंग्लिश सीखिए, लेकिन कोई भी ऐसा काम थॉरोली किया जाता है, प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट होता है। सुने होंगे आप लोग, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट होता है। तो इंग्लिश हम लोग बोलना सीखेंगे, चूंकि ये किसी भी एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, 7 साल 8 साल 9 साल से लेके आप लोग 12 साल 13 साल के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। ये मायने नहीं रखता है कि क्लास वाइज सब्जेक्ट, जब लिटरेचर का बुक वगैरह पढ़ाया जाता है इंग्लिश में, तब आप लोगों को क्लास वाइज बैठा के पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश एक साथ सबको, इसमें क्लास 2 3 4 5 6 सब सारे बच्चे हैं, एक साथ सबको बोलना सिखाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि जो कंसेप्ट्स हैं हमारे पास, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो रूल्स हैं इंग्लिश के, वो सब हम लोग जाने। हमारे पास वर्ड पावर होना चाहिए। वर्ड्स जो है, ज्यादा से ज्यादा वर्ड जब हम याद करेंगे तब हम लोग इंग्लिश बोल पाएंगे। क्योंकि लेटर्स तो आप लोग बचपन में सीख जाते हैं, ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, वो बचपन में सीख जाते हैं। लेकिन उन 26 लेटर्स के सहारे हजारों लाखों वर्ड्स बने हैं। ये बात आप लोग को पता है ना? एप्पल से शुरू करके और कितने सारे वर्ड्स अभी तक आप लोग याद किए हैं। अभी बहुत सारे वर्ड्स याद करने हैं थ्रू आउट द लाइफ। इंग्लिश आप लोग बोलना सीख भी जाइएगा, बहुत परफेक्टली सीख जाइएगा, तब भी आप लोगों को पता चलेगा कि देखिए किसी वर्ड को हम बोलते हैं, जैसे ओपन मीन्स खोलना, बोलते हैं ना, ओपन मीन्स खोलना, वर्ड है ओपन, ओपन मीन्स खोलना। जब इंग्लिश परफेक्टली बोलना सीख जाइएगा या अच्छे तरीके से बोलना सीख जाइएगा, तो फिर कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे, किसी जगह आप लोग जाइएगा, पता चलेगा खोलना का इंग्लिश कुछ और भी होता है। तो उसको कहेंगे हम लोग कि हाँ, अब हम सीख गए, अब इसको हम विस्तारित कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स अपने पास हम लोग गेन कर रहे हैं, ताकि हम लोग जब बोले इंग्लिश तो सुनने वाले को लगे कि हाँ, ये इंसान जो बोल रहा है, इस इंसान के पास वर्ड पावर बहुत ही ज्यादा है, बहुत सारे वर्ड्स इस इंसान के पास है। एक एक शब्द के लिए 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड जिस इंसान के पास रहेगा, वो इंसान फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएगा। ठीक है, सीखेंगे। शुरू में ही हमने बताया प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, ये सेंटेंस हम लिख रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई बताएगा इसका अर्थ क्या होगा? हिंदी भाषी हैं हम लोग, हिंदी ही पूछना चाहेंगे हम। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसका हिंदी क्या होता है? हाँ, आदमी जितना ही प्रैक्टिस करता है उतना ही परफेक्ट होता है, यानी अभ्यास। प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है? अभ्यास। अभ्यास आदमी को संपूर्ण बनाता है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा सीखिएगा। कहा जाता है कि टेंस पे आप लोग कमांड बनाइए। टेंस पे जब आप कमांड बनाइएगा तो टेंस के थ्रू आप वॉइस पे कमांड बनाइए। सब चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। टेंस पे जब एक बार आप कमांड बनाइएगा, उसके बाद आपको वॉइस सिखाया जाएगा। वॉइस पे कमांड बनाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि एक ही बात को अलग अलग तरीकों से, 2 तरीकों से हम बता सकते हैं, जहां जो सुटेबल हो। जैसे राम आम खाता है, एक सेंटेंस है हिंदी में, आप लोग अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, राम आम खाता है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को आप लोग को दिया जाता है। हम लोग भी जब बचपन में पढ़ते थे तो ये सेंटेंस है, बहुत दिन अभी चले गए, राम आम खाता है। ठीक है ना? तो राम आम खाता है, इसका इंग्लिश कोई बताएंगे? राम आम खाता है, इसका इंग्लिश होता है राम ईट्स ए मैंगो। राम ईट्स मैंगो नहीं, राम इट्स ए मैंगो। राम आम खाता है। अब देखिए इस सेंटेंस को हमने बना दिया, राम आम खाता है। एक बात आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि इसमें तो राम है, राम का इंग्लिश है, खाना है, खाना का भी इंग्लिश है, ईट होता है, ईट्स लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, सब चीज एक्सप्लेन किया जाएगा। ए मीन्स एक होता है, यहाँ पे एक गायब है इस हिंदी सेंटेंस में।
है का इंग्लिश आप लोग के दिमाग में आ सकता है कि इज एम आर है का इंग्लिश हम लोग को बताया गया है, इस सेंटेंस से गायब है, फिर भी सर बोल रहे हैं कि राम ईट्स ए मैंगो इसका इंग्लिश होगा। क्या बताइए, ये सेंटेंस सही है? राम ईट्स ए मैंगो, ए पढ़ लीजिए इसको या अ पढ़ लीजिए, उच्चारण इसका ए भी बोला जाता है, अ भी बोला जाता है। राम इट्स अ मैंगो या राम इट्स ए मैंगो, ये सेंटेंस सही है। राम आम खाता है, उसके लिए इंग्लिश में सेंटेंस सही है, ठीक है, सही है। क्यों हुआ ऐसा? कौन ऐसा कारण है कि इस सेंटेंस में आप लोग बचपन में पढ़े हैं कि इज एम आर है के लिए आता है, दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेन, दैट इज ए पेन, दोज आर पेंसिल्स, ये सब चीज आप लोग पढ़े हैं, दोज आर पेंसिल्स पढ़े हैं ना। इज एम आर आ रहा है के लिए, लेकिन यहां से क्यों गायब है? इज एम आर नहीं है इस सेंटेंस में, फिर भी सही है ना। तो यही सब चीज बारीकी से जानना है, इन सब चीजों को बारीकी से जानिएगा तब इंग्लिश बोल पाइएगा। नहीं तो कोई अगर केवल याद कर लिया है बहुत सारे वर्ड्स और नियम नहीं पता है कि किस तरह से कौन सा सेंटेंस बनेगा, तो कहा जाएगा राम आम खाता है तो कहेगा राम इज ईट ए मैंगो, चाहे कहेगा राम मैंगो ईट ए, राम इज एम आर कुछ भी लगा देगा, क्योंकि उसको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि हाँ इसका इंग्लिश ये होता है, उसको हम सेंटेंस में सेट करेंगे। बट दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। यू हैव टू फॉलो द रूल्स, जो स्ट्रक्चर है, रूल्स हैं, उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा तब बनाइएगा। और ये सब चीज किस चीज से होगा? प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप लोग कीजिएगा उतना ज्यादा सीख पाइएगा। क्लास यहाँ पे अरेंज कराया गया है, एक साथ सबको बैठाया गया है, इसलिए कि इस सेशन से आप लोग सीखिए और साथ साथ वीडियो जब इस सेशन का आप लोग दोबारा से देखिएगा तब आप लोगों को ज्यादा चीजें, कंसेप्ट और फिर से क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो चलिए, राम आम खाता है, टेंस हम लिखे थे, टेंस से ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। टेंस में सब चीज इंग्लिश का कवर नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जो टेंस में कवर हो जाता है, और जो टॉपिक्स जो हैं टेंस में नहीं कवर हो पाती हैं उन टॉपिक्स को भी अगले सेशन में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो टेंस आप लोग बताइए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के टेंस होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यहां हम लिख रहे हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस मीन्स होता है काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान में जो काम हो रहा है उसको प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखते हैं। भूतकाल, जो समय बीत चुका है, जो काम, जो चीज पहले से बीत चुका है उसको हम लोग पास्ट टेंस में देखते हैं, और जो समय आने वाला है उसको हम लोग फ्यूचर टेंस में देखते हैं। इस अनुसार हम लोग हिंदी में बड़े ही आराम से सेंटेंसेस बना लेते हैं, लेकिन जब उसको इंग्लिश में हमको ट्रांसलेट करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जब भी हमारे दिमाग में कोई बात आती है, हम लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जब भी हमारे दिमाग में कोई बात आती है तो किस भाषा में आती है? हिंदी भाषा में आती है, उसको हम लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है ना। किस तरह के सेंटेंसेज को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, कैसे पहचाना जाएगा कि इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, किस स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट करेंगे, ये सब चीज जानना जरूरी है। तो टेंस हम लोग को पढ़ना है, 3 तरह के टेंसेज होते हैं, और इन तीनों टेंसेज के काइंड्स जब हम एक जगह करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो तीनों टेंसेज के काइंड्स मिला के कुल 12 टेंस होते हैं। कितने टेंसेज होते हैं? 12। कोई बताएंगे? खड़ा हो जाइए, किसी को अगर याद हो तो, और बताइए वो 12 टेंसेज कौन कौन है। इन तीनों ये तीनों जो काइंड्स है टेंस के, इनके 4-4 काइंड्स होते हैं, तो 3 × 4 12 टेंसेज होते हैं। कौन कौन है वो? पहले प्रेजेंट का किसी को याद हो तो बता दे। नहीं, चलिए ठीक है। प्रेजेंट टेंस के जो 4 काइंड्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं, सुने हैं ये सब नाम पहले कभी? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड वन।
and the last one being present perfect continuous tense. ये चार टेंसेज हैं। प्रेजेंट टेंस के जो चार काइंड्स होते हैं उनमें ये आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से। तो प्रेजेंट टेंस के जो चार काइंड्स हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में जब हम लोग जाएंगे इसके काइंड्स के बारे में तो बिल्कुल करेस्पॉन्डिंग रखेंगे, केवल पास्ट यहाँ पे जहां जहां प्रेजेंट है चेंज करेंगे और उसके काइंड्स हमको मिल जाएंगे, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग रखेंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट, तो पास्ट के लिए अगर हम चुनेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का करस्पॉन्डिंग पास्ट में हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट का करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का करस्पॉन्डिंग पास्ट में हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग का इशू भी नहीं है कि इसको हम लोग याद करें। हम लोग का मेन इशू जो है, मेन हम लोग का मोटिव जो है वो ये है कि हमको क्या करना है, इंग्लिश बोलना सीखना है। ठीक है ना, ये तो जस्ट स्टेप्स हैं हमारे पास, इन स्टेप्स को जानना जरूरी है। इन स्टेप्स के बिना हम लोग परफेक्टली बोलना नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि नियम कानून से जो चीज होता है वही परफेक्ट होता है। अदरवाइज कुछ इधर का जान गए कुछ उधर का जान गए और उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला है। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो सेंटेंस पहले आपको हिंदी में दिख रहा है, राम आम खाता है, ये इसी टेंस से बिलोंग करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होंगे, कैसे पता चला कि हमने तो कह दिया कि इससे बिलोंग करता है, कैसे पता चलेगा कि इससे बिलोंग करता है? तो इसका एक साधारण सा पहचान है। वो पहचान कोई बताएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से ये सेंटेंस क्यों बिलोंग करता है और कौन कौन से सेंटेंसेज होंगे जो इस टेंस से बिलोंग करेंगे, वो पहचान कोई बताएंगे? हिंदी सेंटेंसेज हम पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है? तो देखिए, राम आम खाता है, इसमें हम लोग देख रहे हैं नाउन है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्रिया हिंदी में कहा जाता है वर्ब को, और वर्ब अगर ईट है तो हिंदी में खाना, ईट मीन्स क्या होता है, खाना। तो हिंदी में क्रिया है खाना। तो हिंदी वाक्य जब हम ये देख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि क्रिया के साथ क्या लगा हुआ है, एक्चुअल वर्ड है खाना, इट मीन्स क्या होता है, खाना। लेकिन यहाँ पे खाना को बदल कर लिखा गया है खाता है। तो जिस हिंदी वाक्य में उस क्रिया को, एक्चुअल मूल क्रिया जो है हिंदी में जो मूल क्रिया है उसको बदलकर खाना को कर दिया जाए खाता है, जाना को कर दिया जाए जाता है, आना को कर दिया जाए आता है, हंसना को कर दिया जाए या हंसती है, ये भी होगा। ठीक है ना, जाता है या जाती है या जाते हैं। ठीक है ना, तो मूल क्रिया को बदलकर, मूल क्रिया हो गया खाना तो हो जाएगा खाता है, खाती है या खाते हैं। मूल क्रिया है जाना तो हो जाएगा जाता है, जाती है या जाते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों में मूल क्रिया को बदलकर इस तरह कुछ कर दिया जाए, किस तरह कर दिया जाए, खाता है, आता है, जाता है, हंसती है, रोती है, चिल्लाती है, दौड़ती है, दौड़ते हैं, भागते हैं, परेशान करते हैं। ठीक है, ये सब अगर मूल क्रिया को इस तरह से किसी सेंटेंस में इंट्रोड्यूस किया जाए तब उस सेंटेंस को हम समझते हैं कि ये सेंटेंस तो बिलोंग करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस से। किस चीज से बिलोंग करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से। और इसी चीज को, यही ना हमारा मेन, इसी चीज पे हमको ध्यान देना है सेंटेंस में कि हाँ, हमारा जो मूल क्रिया था खाना, उस मूल क्रिया को बदल कर दिया गया है खाता है। तो डायरेक्टली ये सेंटेंस बिलोंग करेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस से, या आप लोग कह लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वही चीज पहले हम बता रहे थे कि इज एम आर क्यों गायब है। इसलिए गायब है कि ये सेंटेंस इससे बिलोंग करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो हिंदी सेंटेंसेज होते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो ये है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। किस टेंस के लिए स्ट्रक्चर है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है किसी सेंटेंस में? हम ये कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है? ये पहचानेंगे तब लिखेंगे, बिना पहचाने नहीं। एज्यूम तो नहीं करेंगे अपने मन से कि दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अपने मन से एज्यूम नहीं करेंगे, उसको पहचानने का कुछ तो नियम होता है, कुछ तो पहचान होती होगी कि कौन है सब्जेक्ट, कि एज्यूम करेंगे। कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, उसको पहचानेंगे, थॉरोली पहचानेंगे, दैट विच इज द सब्जेक्ट, विच इज द वर्ब, विच इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो चलिए पहचानते हैं। राम आम खाता है, सेंटेंस हमारे पास अभी भी वही है, भले ही इंग्लिश हमने पहले ट्रांसलेट कर दिया था इस सेंटेंस को इंग्लिश में, लेकिन इसी सेंटेंस को थ्रू एग्जांपल हम समझेंगे। राम आम खाता है, सब्जेक्ट कैसे पहचाने? सब्जेक्ट कौन होता है? हिंदी में कर्ता बोला जाता है सब्जेक्ट को। कौन होता है सब्जेक्ट? एनीवन। तो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है डूअर ऑफ द एक्शन। एक्शन मीन्स होता है कार्य, डूअर मीन्स होता है करने वाला। डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम को करता है वही होता है सब्जेक्ट। काम जो हो रहा है उसको करने वाला जो है वो है सब्जेक्ट। जो काम हो रहा है वो है वर्ब, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। एक्शन वर्ड्स को ही वर्ब बोला जाता है, इसमें कहीं से कोई डाउट है? एक्शन वर्ड्स जितने हैं, जिन वर्ड्स को सुनने के बाद ये प्रतीत हो कि कोई काम हो रहा है, हंसना, खाना, आना, जाना, ईट, स्लीप, कम, गो, ये सारे वर्ड्स वर्ब्स हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। उसी काम को जो करने वाला है वो है सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बारे में जान लीजिए, सफरर ऑफ द एक्शन, जो कार्य हो रहा है उसका जो सफरर है उसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। यानी कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ता है, कार्य जो करता है वो है सब्जेक्ट। जो कार्य होता है, वो जो वर्ड है, जो वर्ड ये दर्शाता है कि कोई कार्य हो रहा है वो है वर्ब। और उस कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां से हम लोग एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। राम आम खाता है, हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन? डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? कौन काम कर रहा है? राम। देन दिस इज द सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, ये वर्ब है, कहीं से कोई डाउट नहीं। सफरर ऑफ द एक्शन कौन है? कार्य जो हो रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? ये जो वर्ड है आम, मैंगो, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को बड़ी आसानी से हम ट्रांसलेट करेंगे, पहले से कर दिए हैं, लेकिन देखिए सब्जेक्ट पहले लिखे हैं राम, इसके बाद वर्ब। स्ट्रक्चर कह रहा है कि आम वर्ड भले ही पहले आया है, लेकिन स्ट्रक्चर कह रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या? वर्ब। और वर्ब का फॉर्म भी चाहिए आपको, वर्ब 1 या वर्ब 5। जो वर्ड आप वर्ब वाला याद करते हैं, जो मूल वर्ड याद करते हैं वर्ब के लिए, वो वर्ब 1 है, कहीं से कोई डाउट नहीं है। वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, वो भी टेंस जब जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़िएगा तब आपको जरूरत पड़ेगी वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, इन फॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 तो याद करना पड़ता है। वर्ब 4 आईएनजी फॉर्म होता है। वर्ब 4 जो होता है ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब में हम लोग आईएनजी ऐड करते हैं, वर्ब 4 हो जाता है। और वर्ब 5 वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं तो हो जाता है वर्ब 5। और वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 की जो बात है वो आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है? या जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़िएगा या कोई एस्से वगैरह पढ़िएगा, कोई इस तरह का इंग्लिश में आर्टिकल पढ़िएगा, तो उसमें देखने को वर्ब फॉर्म्स आप लोगों को मिलेंगे, वहीं से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना? जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है वर्ब 1 या वर्ब 5। इस स्ट्रक्चर में तो नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है वर्ब 1 या वर्ब 5। ये नहीं लिखा है कि वर्ब 1 ही या वर्ब 5, दोनों में से कोई एक। वर्ब 1/वर्ब 5 means that you have to choose one from these, either verb 1 or verb 5।
दोनों में से कोई एक चुनना है। तो राम आपका सब्जेक्ट है। अब राम के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हम देखेंगे, सब्जेक्ट है आपका राम, इसके अनुसार देखेंगे कि वर्ब 1 चूज करें या वर्ब 5 चूज करें। वर्ब 1, अगर ईट वर्ब 1 है तो वर्ब 5 क्या है? इट्स। अभी बता रहे थे वर्ब 5 एस या एस ऐड करेंगे वर्ब 5। ईट वर्ब 1 है, इट्स वर्ब 5 है। इन्हीं दोनों में से कोई एक चूज करना है आपको राम के लिए। कौन सा चूज कीजिएगा आप? इट्स। क्यों चूज कीजिएगा? क्योंकि राम सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर वर्ब लेकर आता है अपने साथ, और वर्ब का मेन फॉर्म जो होता है, यहां पे समझिए, वर्ब का जो मेन फॉर्म, जो मूल वर्ड होता है वो प्लूरल होता है। वर्ब का जो मूल वर्ड होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस ऐड किया जाता है, बिल्कुल नाउन के अपोजिट। जैसे नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस ऐड किया जाता है, बिल्कुल उसके अपोजिट वर्ब प्लूरल ही होता है। नाउन सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब का मूल जो वर्ड है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे हमने सिंगुलर बनाया है राम इट्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे राम जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ हमने क्या लिया है? इट्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर इसको बनाया गया है, ये प्लूरल इट है, उसको सिंगुलर बनाया गया है एस लगाकर, यानी वर्ब 5 लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर होता है कि अगर आपके पास कोई एक नाम है तो आप वर्ब में एस या एस लगाएंगे, यानी वर्ब 5 लगाएंगे। ठीक है, राम इट्स, सीता कुक्स, बॉयज प्लेज नहीं प्ले, क्योंकि बॉयज प्लूरल है तो प्ले ऑलरेडी प्लूरल है ना। तो बॉयज अगर प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास तो वर्ब 1, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास तो वर्ब 5। ये चीज बहुत ही क्लियर होना चाहिए, नहीं तो जब आप लोग सेंटेंस बनाइएगा, ट्रांसलेट कीजिएगा, तो कहीं कहिएगा राम इट, कहीं कहिएगा बॉयज प्लेज, जो बिल्कुल गलत है। बॉयज प्लेज नहीं, बॉयज प्ले। राम ईट नहीं, राम ईट्स। सीता कुक नहीं, सीता कुक्स। गर्ल्स डांसेज नहीं, गर्ल्स डांस। इज इट क्लियर? ये सब चीज क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये माइनर मिस्टेक्स जो है ये आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देंगे। आप मेहनत करके सेंटेंसेज बनाइएगा, कॉपी पे लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कीजिए। याद तो नहीं करना है, सेंटेंसेज को बनाना सीखना है, मतलब कॉपी पे लिखिएगा, कहीं बोलने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ये सब जो माइनर मिस्टेक्स है, अगर इसको अभी आप नहीं समझिएगा और गलतियां करते चले जाइएगा तो वो आपके सारे मेहनत पे पानी फेर देंगे, आपका सेंटेंस खराब हो जाएगा। ठीक है, ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। भले ही सुनने वाला आपके बातों का मतलब समझ जाए, लेकिन आपको ग्रामर का मतलब ही होता है कि शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे राम इट्स अ मैंगो कैसे हुआ ये सेंटेंस पूरा अभी बताएंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब 1 या वर्ब 5 में से चूज करना है। वर्ब 5 हमने चूज किया है। इसके बाद आम, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है आम, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ऑब्जेक्ट कौन है? आम। क्योंकि अभी बताएं कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जो काम हो रहा है उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है, जो सफरर है वही ऑब्जेक्ट है। तो राम इट्स, और उसके बाद सफरर हमने ढूंढ लिया है। हु इज द सफरर? आम। तो इसका इंग्लिश लिखेंगे मैंगो, लेकिन उसके पहले हमने ए लगा दिया है, राम इट्स ए मैंगो। क्यों? क्योंकि नाउन अगर है, काउंटेबल नाउन अगर है, तो वो बिना आर्टिकल के नहीं आता है। आर्टिकल आप लोग जानते हैं 3 आर्टिकल, कितने? कौन कौन? ए, एन, द, ये तीनों आर्टिकल्स है। और जो काउंटेबल नाउन है वो बिना आर्टिकल के नहीं आते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंगो के पहले, यही अगर मैंगोज होता, ढेर सारे आम होते, प्लूरल होता, तो एक जरूरत वैसे ही नहीं है, नहीं ना है जी। तो ये हो गया राम इट्स ए मैंगो। तो यहां से हम लोग को ये चीज सीखने को मिला कि अगर हमारे पास इस तरह के सेंटेंसेज है, इस तरह के सेंटेंसेज है जिसमें मूल क्रिया को बदल कर दिया गया है खाता है, मूल क्रिया है खाना, बदल कर क्या कर दिया गया है? खाता है।
मूल क्रिया है जाना, बदल कर दिया गया जाती है। मूल क्रिया है आना, उसको बदल कर दिया जाएगा आते हैं। तो हम लोग सीधे इसको पहचानेंगे कि हाँ ये हमारा जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है, क्योंकि मूल क्रिया में जो बदलाव हुआ है उसके कारण वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और उसका स्ट्रक्चर अभी याद करना पड़ेगा, कुछ दिनों के बाद जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ये आप लोग के दिलो दिमाग में रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो स्ट्रक्चर का काम भी नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप सेंटेंस कीजिएगा सीधे आप ट्रांसलेट कीजिएगा दैट दिस इज गोइंग टू बी, दिस सेंटेंस इज गोइंग टू बी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस इंग्लिश हिंदी सेंटेंस। इज इट क्लियर? तो चलिए कुछ सेंटेंसेज इस पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ सेंटेंसेज ऐसे देखते हैं। आप लोगों के बीच से कोई बताएगा सेंटेंसेज ऐसे ऐसे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करते हो? बताइए ऐसा कोई सेंटेंस, बेझिझक होकर आप लोग बता सकते हैं ऐसा कोई सेंटेंस। अभी बताएं सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस का खाका कुछ इस प्रकार होगा, राम आम खाता है, सीता खाना पकाती है, खाती है भी हो जाएगा नो डाउट। तो राम आम खाता है, सीता खाना पकाती है, कुछ और बताइए। मोहन खेलता है, और कुछ बताइए। गीता रोती है, आप लोग बताइए। हम लोग स्कूल जाते हैं। चलिए ये सब सेंटेंसेज है। तो अभी आप लोग कुछ बोल पा रहे हैं बिकॉज अर्ली सेशन में इतना बोलना और इतना समझना काफी है, ठीक है ना। जब इस सेशन को दोबारा बार बार आप लोग देखिएगा तब आप लोग को ज्यादा प्रैक्टिस होगा। तो चलिए राम आम खाता है, कोई बोला कि हम लोग स्कूल जाते हैं, और कोई जी बताइए। मोहन स्कूल जाता है, सेम सेंटेंस हो जाएगा। कुछ अलग बताइए। गीता रोती है, चलिए ठीक है, गीता रोती है। आगे कुछ, श्याम खेलता है। ये जो सेंटेंसेज आप लोग बोल रहे हैं इसमें सब्जेक्ट है वर्ब है। कोशिश कीजिए कि सेंटेंस जो आप लोग बोली है ये भी उस टेंस में आएगा, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। कोशिश कीजिए कि जो सेंटेंस आप बोलिए उसमें सब्जेक्ट रहे, वर्ब रहे और ऑब्जेक्ट भी रहे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो क्लियर हो गया है, क्लियर हुआ है ना। सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, वर्ब एक्शन वर्ड होता है और ऑब्जेक्ट सफरर ऑफ द एक्शन, जिस एक्शन का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो बताइए, तो देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज और आप लोग बताइए। कोशिश कीजिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और साथ साथ इन्वॉल्व रहा है ऑब्जेक्ट। ऐसे कुछ सेंटेंसेज बताइए हिंदी में। हम खेलने जाते हैं, चलिए ठीक है, हम खेलने जाते हैं, इसमें कहाँ है ऑब्जेक्ट? हम अभी बोले कि आप ऐसा सेंटेंस बोलिए जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट भी इन्वॉल्व हो। तुम दो वर्ब लगा दिया, हम खेलने जाते हैं। खेलना भी वर्ब है, जाना भी वर्ब है। ऐसा नहीं है कि इस सेंटेंस का इंग्लिश नहीं बनेगा, इस सेंटेंस का भी इंग्लिश बनेगा और बहुत ही आसानी से बनेगा। हम खेलने जाते हैं, हम लोग खेलने जाते हैं, वी गो टू प्ले, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो कहना था वो सुनिए पहले, उसके बाद बोलिए, ठीक है ना। हम खेलने जाते हैं, वी गो टू प्ले, ये भी इसी टेंस से बिलोंग करता है। लेकिन आपसे कहा गया कि आप ऐसा सेंटेंस बोलिए जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और साथ साथ ऑब्जेक्ट भी हो। बोलिए सीता रोटी पकाती है, ये नहीं होगा। सीता है सब्जेक्ट, पकाना है वर्ब, और अभी बताएं कि ऑब्जेक्ट वो होता है जो सफर करता है, जो सफरर ऑफ द एक्शन है। बताए थे ना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, संक्षिप्त में ही सही लेकिन एक्सप्लेन किए थे। डूअर ऑफ द एक्शन इज सब्जेक्ट, वर्ब इज द एक्शन वर्ड एंड द सफरर ऑफ द एक्शन इज ऑब्जेक्ट, बताए थे। तो कोशिश ऐसा कीजिए कि जब एग्जाम्पल आप ले रहे हैं तो उसमें तीनों इन्वॉल्व हो। तीनों नहीं, सिर्फ दो इन्वॉल्व रहेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब, तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा, उसका अर्थ भी निकल जाएगा, उसका इंग्लिश भी हम लोग बना देंगे। लेकिन कोई ऐसा सेंटेंस बोलिए जिसमें तीनों इन्वॉल्व हो। बोलिए चलिए ठीक है, धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। वे लोग पटना जाते हैं, राम आम खाता है, पहले लिखा जा चुका है।
मैं अपना काम करता हूं, ये सब है ना जी। मैं अपना काम करता हूं, मैं सब्जेक्ट करना अपना काम, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है हम लोग देखेंगे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग के लिए वी, और यहाँ पे बताइए आपको वर्ब 1 या वर्ब 5 में से चूज करना है, किसको चूज कर लीजिएगा, वर्ब 1 या वर्ब 5? वर्ब 1 यहाँ पे आप चूज कीजिएगा, क्यों? क्योंकि वी हम लोग प्लूरल है, और प्लूरल के लिए वर्ब 1, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। तो वी गो टू स्कूल, कहीं जाना होता है तो टू ऐसे ही लगता है, ठीक है ना। वी गो टू स्कूल, वी गो टू पटना। अब टू क्यों आया, ये प्रीपोजिशन क्यों आया? प्रीपोजिशन क्यों आता है आप लोग जानते हैं? प्रीपोजिशन जब पढ़ाएंगे तब इसको थॉरोली एक्सप्लेन करेंगे कि वो प्रीपोजिशन क्यों आया। वी गो टू स्कूल, वी गो स्कूल क्यों नहीं, वी गो टू स्कूल क्यों, प्रीपोजिशन क्यों यहाँ पे, ये बताएंगे। लेकिन वी गो टू स्कूल इतना आप लोग जानिए। कहीं हम लोग जब जाते हैं ना, वी गो टू पटना, वी गो टू लखनऊ, दे गो टू लखनऊ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दे गो लखनऊ, ठीक है ना, टू लगता है। तो गीता रोती है, बताइए गीता सब्जेक्ट है इसमें, पहले इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा गीता, गीता रखेंगे पहले, लिखेंगे गीता। रोना का इंग्लिश वीप होता है, ठीक है। वीप को वीप लिख देंगे या विप्स लिखेंगे, विप्स लिखेंगे। जब राम के लिए राम इट्स लिखे हैं तो गीता के लिए भी, गीता भी एक नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए, वर्ब 5 चाहिए, तो हो जाएगा गीता विप्स। श्याम खेलता है, इसको भी हम लोग बनाएंगे श्याम प्लेज। तो ये जो है ये सिर्फ इंग्लिश बोलने के आप लोग के क्रम में एक स्टेप है कि हाँ, पहला स्टेप जो हमारा हम टेंस से शुरू किए हैं, और टेंस में भी पहला स्टेप हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नाम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस कह दे तो हाँ बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जैसे ही कोई बोलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाइए तो हमारा एक्सप्लेनेशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम हम जानते नहीं है कि उसी का ये नाम है। नाम जानना पड़ेगा, ताकि जिस प्रकार हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर कोई बोल दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्थान पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ बताइए, तो जानेंगे तब ना कि हाँ यही सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसको भी सेम एक्सप्लेन करेंगे, चूंकि नाम केवल चेंज हुआ है, ठीक है ना। दोनों है सेम नाम है, ठीक है। तो ये श्याम खेलता है हो गया श्याम प्लेज। इस तरह के सेंटेंसेस एक बार फिर से संक्षिप्त में हम बता दे रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो 12 टेंसेज हमारे पास हैं उनमें सबसे पहले आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान ये है कि हिंदी वाक्य में जो क्रिया आता है वो मूल क्रिया बदल जाता है। मूल क्रिया है जाना तो हो जाता है जाता है, मूल क्रिया है आना तो हो जाएगा आता है। स्ट्रक्चर इसके लिए आपके पास है, इस स्ट्रक्चर को इस टेंस से आपको जोड़कर देखना है, याद रखना है। जैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का नाम आएगा, जैसे ही इस तरह का सेंटेंस आएगा जिसके अंत में क्या है, हिंदी में जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ क्या है, ता है ती है, यानी गाना हो गया है गाता है, हंसना हो गया है हंसती है या हंसते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को आप सीधे जोड़ दीजिएगा इस स्ट्रक्चर से कि हाँ ये सेंटेंस हमारे पास आया है, इसको हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं और इस पे हम इस स्ट्रक्चर को सेट करेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, जो काम करता है वो है सब्जेक्ट। वर्ब कौन है ये पहचान लीजिएगा, जो एक्शन वर्ड है उस सेंटेंस में वो है वर्ब। और ऑब्जेक्ट कौन है? जो कार्य हो रहा है उससे जो सफर कर रहा है, जो सफरर ऑफ द एक्शन है वो है ऑब्जेक्ट। जब ये सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कीजिएगा, सेंटेंस में स्ट्रक्चर को पुट कीजिएगा, तब सही सही बनाइएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये जो फर्स्ट स्टेप है आप लोगों का, ऐसा नहीं है कि यहां से आप लोग बहुत कुछ सीख जाइएगा, ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेप है इस तरह के सेंटेंसेज आप लोग लीजिए। अगर किसी ट्रांसलेशन के बुक में या कहीं से भी इस तरह के सेंटेंसेज अपने मन से आप लोग सेंटेंसेज इस तरह के क्रिएट कर सकते हैं ना, जो हम लोग के आसपास होता है उसी में से सेंटेंस आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर पे कोई है, उनका जो काम है आप देख रहे हैं, मेरी माँ खाना पकाती है,
आया ना उस टेंस में ये सेंटेंस, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। जो काम को कर रहा है सब्जेक्ट, उसको पहले पुट कीजिए माई मदर, पकाना का कुक, तो माई मदर सिंगुलर है ना, तो कुक रखेंगे कि कुक्स रखेंगे, कुक्स। अब खाना पकाती है, खाना का इंग्लिश होता है फूड, क्या फूड के पहले कोई आर्टिकल ए एन द लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि खाना तो काउंटेबल नहीं है ना। तो माई मदर कुक्स फूड, माई मदर कुक्स ए फूड एन फूड द फूड नहीं, माई मदर कुक्स फूड। तो आप लोग के आसपास ही जो चीजें होती हैं, ठीक है ना, उसी चीज को, जैसे आपका भाई है साइकिल चलाता है, तो बनाइए सेंटेंस को मेरा भाई साइकिल चलाता है, बनाइएगा ना। आ रहा है ना उस टेंस में? क्यों आ रहा है उस टेंस में? क्योंकि चलाना जो वर्ब है, एक्शन वर्ड है, वो हो गया चलाता है, ठीक है ना। तो आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं उसी को, ठीक है, उसी को हिंदी में पहले बनाइए और उसके बाद उसको इंग्लिश में बनाइए, ठीक है। तो ये एक स्टेप है, इस स्टेप के बाद इस चीज को जब आप सीख जाइएगा तो अगला सिखाया जाएगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा। इज इट क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू।